हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले फूड सेफ्टी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से क्लास तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या फिर प्रीवियस वीडियोज में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सब वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली देख लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पहले पूछे गए क्वेश्चन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि देखिए, हाउ कंज्यूमर एनालाइज द सैंपल ऑफ द फूड अंडर FSSAI। तो FSSAI के तहत उपभोक्ता भोजन के नमूनों का विश्लेषण कैसे करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली बाय अप्रोचिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो सीधे प्राधिकरण से संपर्क करके एनालाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को आना चाहिए। देखिए, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पर 100 ग्राम और 100 ml और पर सर्विंग ऑफ द प्रोडक्ट शैल बी गिवन ऑन द लेबल कंटेनिंग द फॉलोइंग। तो पोषण संबंधी जानकारी या फिर पोषण संबंधी तथ्य प्रति 100 ग्राम या फिर 100 मिली या उत्पाद की प्रति सेवारत निम्नलिखित लेबल पर दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो जो आप प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे आपने मार्केट से कुछ प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, तो उसके ऊपर लेबलिंग लगी होती है कि ये एनर्जी कितनी देगा, फैट कितनी देगा, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर कितनी है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, मतलब कि उसके अंदर लेबलिंग किस प्रकार की होती है, एनर्जी की, फैट की और कार्बोहाइड्रेट, तीनों की लेबलिंग उसके ऊपर होती है। ठीक है, तो ये तीनों तो नेसेसरी है उसके ऊपर लेबलिंग करना, फूड से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट है तो। ठीक है, तो वो कितने पे मापा जाता है, 100 ग्राम या फिर 100 ml के ऊपर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्शन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ ए डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटी इज ए करेक्टिव एक्शन। वो क्या क्या कहलाता है? एक करेक्टिव एक्शन कहलाता है। क्या चीज़? एक ज्ञात गैर अनुरूपता के कारण को समाप्त करने की कार्रवाई, उसको फिनिश करने की, मतलब हमको पता है कि ये काम हो चुका है तो उसको हम सही करेंगे तो क्या करेंगे? करेक्टिव तो करेंगे उसको, है ना, कि भाई जो कार्य हो चुका है, मतलब कि जो दुर्घटना हो चुकी है उसको सही करने के लिए उसको करेक्टिव तो करते हैं उस चीज़ को, है ना, तो क्या होगा? करेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये वाला देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। एक्शन टू एलिमिनेट द कोज ऑफ ए पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी इज ए। एक संभावित गैर अनुरूपता के कारण को खत्म करने की कार्रवाई क्या कहलाती है? मतलब कि हमको पता है कि भाई ये जो चीज़ है, ये मतलब ये जो यहाँ फॉल्ट है ये दुर्घटनाओं को पैदा कर सकता है। ठीक है, हमको जब पता है कि दुर्घटनाओं को पैदा कर सकता है ये फॉल्ट, तो हम उसके लिए हम कौन सा एक्शन यूज करते हैं? प्रिवेंटिव एक्शन। मतलब कि उसको पहले ही उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, कि दुर्घटना होने से पहले ही उस चीज़ को हम सही कर लेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या होता है कि भाई दुर्घटना होने के बाद में अगर वो उसी चीज़ को हम सुधार करें तो वो होता है उसका करेक्टिव एक्शन, है ना। प्रिवेंटिव एक्शन होता है कि दुर्घटना होने से पहले ही उसको करेक्ट कर दिया जाए, तो वो होता है प्रिवेंटिव एक्शन। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया कि विच रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स। दूध या दूध उत्पादों में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? तो स्टार्च का पता लगाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट आंसर हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले से। ठीक है, तो देखिए, व्हाट इज NaBl। NaBl क्या है? इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और भी चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन पहले आप तो ये बता दीजिए कि व्हाट इज NaBl। तो 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग NaBl का मतलब क्या होता है? द ऑथोरिटी टू ग्रांट लेबोरेटरी एक्रीडेशन एज पर ISO 17025। तो ISO 17025 के अनुसार प्रयोगशाला मान्यता प्रदान करने का प्राधिकरण रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaBl क्या है? जो प्रयोगशालाएं होती है, लेबोरेटरी, ठीक है, उनको मान्यता प्रदान करने का ये कार्य करता है NaBl। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, NABL की फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है कि नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि NABL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो NABL की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन, है ना, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो गुड़गांव यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, NABL का गुड़गांव में। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि NABL कब स्थापित किया गया, तो 1988 में स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि NABL के CEO वर्तमान में कौन है, तो N वेंकटेश्वरन क्या है यहाँ पे, CEO है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर NABL के। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ना, इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए देख लेना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। कंज्यूमर परचेज्ड पैक्ड फूड एंड आफ्टर ओपनिंग ही फाउंड इट कंटेन्स वाइट कॉटनी स्ट्रक्चर ऑन सरफेस, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स मे बी। आपने कोई फूड खरीदा और आपको जैसे ही उसको ओपन करते हो तो उसके अंदर आपको दिखता है कि उसके ऊपर कुछ वाइट टाइप का, पाउडर टाइप का आपको वहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो ये संरचनाएं होती है जो सूती, सफ़ेद सूती संरचना होती है, ठीक है। तो वो किसकी हो सकती है, मतलब क्या चीज़ है ये आपसे पूछा गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी में देखिए, उपभोक्ता ने पैक्ड फूड खरीदा और खोलने के बाद उसने पाया कि इसमें सतह पर सफ़ेद सूती संरचना है। तो ये संरचनाएं क्या हो सकती है, तो ये संरचनाएं क्या हो सकती है फ्रेंड्स, यहाँ पे मोल्ड हो सकती है, ठीक है, मोल्ड। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रचनाएं क्या हो सकती है, मोल्ड हो सकती है। मोल्ड क्या है, एक फंगस होता है, ठीक है, कवक होता है एक। जब मतलब कि हमारा फूड खराब हो जाता है तो उसके ऊपर फंगस चालू हो जाती है, फंगस जमना चालू हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या, मोल्ड क्या है, फंगस है। अगर आपको यहाँ पे वाइट दिखता है ना, जैसे आपने कोई भी चीज़ खरीदी, आप उस चीज़ को रख के भी देख लो, थोड़े दिनों रखोगे, थोड़े दिनों के बाद में उसमें क्या होगा कि वाइट कलर का एक फंगस टाइप का यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, मोल्ड कहलाता है। अब देखिए इसके बारे में, मोल्ड के बारे में आपको मैं और भी चीज़ें बता देता हूँ। पहली पॉइंट देखिए, मोल्ड इज ए टाइप ऑफ फंगस दैट फॉर्म्स मल्टी सेल्यूलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। मोल्ड एक प्रकार का कवक है जो बहुकोशिकीय धागे जैसे संरचना बनाता है। इट इज यूजुअली विजुअल टू ह्यूमन आई व्हेन इट ग्रोज ऑन फूड एंड इट चेंजेस फूड्स अपीयरेंस, ठीक है। मतलब कि ये हम आंखों से देख सकते हैं इसको, क्योंकि वाइट कलर का पाउडर टाइप का यहाँ पे बन जाता है। तो देखिए जब ये भोजन पे बनता है ना, तो हम इसको आराम से आसानी से देख सकते हैं हम आंखों से, है ना, मतलब इसकी उपस्थिति को भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, द फूड में बिकम सॉफ्ट एंड चेंज कलर वाइल द मोल्ड इटसेल्फ कैन बी फ्लफी फजी और हैव ए डस्टी टेक्सचर, ठीक है। मतलब कि भोजन को क्या कर देता है, ये नरम कर देता है, रंग बदल देता है और खुद भी एक मुरझाया जैसा धूल भरी बनावट वाला हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फूड पॉइजनिंग पैथोजन। फूड पॉइजनिंग पैथोजन का नाम इनमें से कौन सा फूड पॉइजनिंग पैथोजन है। साल्मोनेला है, लिस्टेरिया है, या फिर दोनों है। ये क्वेश्चन भी आपको जब मैंने शुरू में करवाए थे ना क्वेश्चन, तो उसके अंदर मैंने आपको ये सभी चीज़ें बताई थी। उसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया था ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बोथ। तो बोथ आर क्या है, यहाँ पे पॉइजनिंग पैथोजन है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग पैथोजन है। तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन आपका 101% क्वेश्चन आपका आने वाला है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हु डज रिस्क असेसमेंट फॉर कोडेक्स स्टैंडर्ड्स फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेनमेंट्स। तो सूक्ष्म जैविक संदूषकों के लिए कोडेक्स मानकों के लिए जोखिम मूल्यांकन कौन करता है। तो रिस्क असेसमेंट कौन करता है, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेनमेंट्स। जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो संदूषण जिसको हम बोलते हैं, कंटेनमेंट दूषित करने वाले, ठीक है। तो इसका जो मूल्यांकन है वो कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, इस क्वेश्चन का देखिए आंसर आपको सामने ही दिख रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी फुल फॉर्म में इसका आंसर छुपा होता है। MRA, लास्ट में MRA है, तो मतलब कि माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे
फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने आप सबको पहले भी क्वेश्चन करवाए थे इससे रिलेटेड, तो उसमें भी इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नाम में ही आंसर इसका छुपा होता है। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म नहीं दी जाएगी एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर ओनली JEMRA ही दिया जाएगा। तो MRA से क्या बनती है? माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपसे पूछा गया है कि फुल फॉर्म ऑफ ADI का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सेप्टेबल डेली इंटेक, स्वीकार्य दैनिक सेवन। अब ADI क्या चीज़ होती है? मतलब कि किसी भी इंसान को लाइफ टाइम प्रतिदिन कितना खाना चाहिए। ठीक है, तो उसको ये हम बोलते हैं ADI, मतलब एक्सेप्टेबल डेली इंटेक, स्वीकार्य दैनिक सेवन। ठीक है, तो भाई इतना आदमी को इतना खाना चाहिए डेली, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में ADI। रट लेना, इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेबल डेली इंटेक, एग्जाम में पूछा जाएगा ना। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FFRC? FFRC का पूर्ण रूप क्या है? तो FFRC की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर होगा यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रट लेना, पूछा जाएगा एग्जाम में, फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर। ठीक है, FFRC की फुल फॉर्म क्या होती है? फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए यहाँ पे FFRC के बारे में और भी चीज़ें पूछी गई है। देखिए, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ FFRC? FFRC के उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, टू एजुकेट द पीपुल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स, बिल्कुल करेक्ट। गरिष्ठ खाद्य पदार्थों के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करना, एजुकेट करना। ठीक है, दूसरा यहाँ पे सेंसिटाइज स्टेट्स अबाउट फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड एंड प्रोमोट देम इन द सेफ्टी नेट प्रोग्रामर्स टू कर्ब द इंसिडेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन के बारे में राज्यों को संवेदनशील बनाना और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा नेट कार्यक्रमों में उन्हें बढ़ावा देना। ये भी कार्य होता है यहाँ पे FFRC का। सी ऑप्शन है यहाँ पे, प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट स्पेशली टू स्मॉल स्केल फूड मैन्युफैक्चरर्स टू एनेबल देम टू प्रोड्यूस फोर्टिफाइड फूड्स। तो विशेष रूप से छोटे पैमाने के खाद्य निर्माताओं को मजबूत खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, तो ये भी इसका कार्य होता है। तो तीनों ही पॉइंट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तीनों पॉइंटों को आपको याद रख लेना, ये FFRC के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपसे पूछा गया कि ऑथोरिटी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू एंश्योर साउंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया। तो भारत के निर्यात व्यापार के ध्वनि विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरण कौन सा है? किस चीज को? डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया। तो कौन सा प्राधिकरण है जो इसको डेवलप करता है, एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया को? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आंसर बताइए। तो इसमें आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे EIC, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। ठीक है, ये क्या करती है? ये इंश्योर करती है साउंड डेवलपमेंट का मतलब कि जैसे बढ़ चढ़कर उसके विकास के अंदर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया, जो भारत का जो निर्यात व्यापार है उसको ना, उसके ध्वनि विकास को मतलब कि बढ़ चढ़कर सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरण है कौन सा? EIC है, भारत के निर्यात व्यापार को ना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे EIC लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये पहला पॉइंट है आपका यहाँ पे दिल्ली में स्थित है। दूसरा है यहाँ पे EIC वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 के सेक्शन नंबर 3 के तहत इसको स्थापित किया गया था। टू एंश्योर साउंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया थ्रू क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। तो EIC की स्थापना भारत सरकार द्वारा
निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण और उससे जुड़े मामलों के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार के ध्वनि विकास को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है EIC, देख लेना पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दिया है EIC के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, नोटिफाइड लेबोरेटरी मीन्स एनी ऑफ द लेबोरेटरीज नोटिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी अंडर विच सेक्शन। अधिसूचित प्रयोगशाला का अर्थ खाद्य प्राधिकरण द्वारा किस धारा के तहत अधिसूचित कोई प्रयोगशाला है। तो जो नोटिफाइड लेबोरेटरी होती है फ्रेंड्स यहाँ पे ना, तो किस सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पे नोटिफाइड की जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आंसर बताइए। आंसर होगा यहाँ पे सब सेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट। 43 एक्ट नंबर 43 आपको मैंने बता रखा है, इंपॉर्टेंट था। तो उसके सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी लेबोरेटरी है उसको अधिसूचित प्रयोगशाला के अंतर्गत यहाँ पे रखना है उसको ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपसे पूछा गया कि फूड एनालिस्ट मींस एन एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर। फूड एनालिस्ट का मतलब किसके तहत नियुक्त विश्लेषक है। तो फूड एनालिस्ट कौन से सेक्शन के तहत यहाँ पे अपॉइंटेड किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन 45, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, रिस्क असेसमेंट मींस जोखिम मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो जोखिम मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन भी जोखिम मूल्यांकन होता है। रिस्क असेसमेंट मैंने वैसे आपको बताया था, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी इसको बता रखा है ना। पहला यहाँ पे हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन भी का भी काम किया जाता है, हैजार्ड कैरेक्टराइजेशन का भी इसमें कार्य होता है। तीसरा यहाँ पे एक्सपोजर असेसमेंट एंड रिस्क कैरेक्टराइजेशन, एक्सपोजर मूल्यांकन और जोखिम लक्षण वर्णन भी इसमें किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। तो ऑल ऑफ द वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ही पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपसे पूछा गया कि रिस्क इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड मीन्स। तो भोजन की किसी भी वस्तु के संबंध में जोखिम का अर्थ क्या होता है। तो भोजन की अगर हम बात की जाए तब रिस्क का मतलब क्या होता है। तब रिस्क का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावनाएं क्या कहलाता है, रिस्क इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावनाएं, क्या कहलाती है, रिस्क इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपसे पूछा गया कि इन फूड इंडस्ट्री क्वालिटी एश्योरेंस इज। खाद्य उद्योग में गुणवत्ता आश्वासन है। तो खाद्य उद्योग में गुणवत्ता आश्वासन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ए कंप्लीट सिस्टम टू एश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण प्रणाली, ए कंप्लीट सिस्टम टू एश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वो क्या कहलाता है, क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपसे पूछा गया विच ऑथोरिटी इनिशिएटेड मोबाइल यूनिट्स फॉर फूड टेस्टिंग टू रीच आउट टू कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए किस प्राधिकरण ने खाद्य परीक्षण के लिए मोबाइल इकाइयों की शुरुआत की है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है, आपको मैंने इसके जो आपको मैंने करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन बताए थे उसके अंदर भी आपको मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, किसने चालू किया है ये, FSSAI ने ना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रट लेना इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का। व्हाट इज कैल एंड रेल, CL और RAL क्या है। तो कैल और राल क्या है फ्रेंड्स। यहाँ पे कैल का मतलब होता है सेंट्रल एग मार्क लेबोरेटरी और राल का मतलब होता है रीजनल एग मार्क लेबोरेटरी। ठीक है,
इसके ऊपर तो सेंटर का आधिपत्य होता है, और जो रीजनल होती है इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे आधिपत्य होता है। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बहुत समय जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।